बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशी खिदमत है रिवर्स सर्कल। इमरान अपने फ्लैट में बैठा नाश्ते के बाद हस्बे दस्तूर अखबारात पढ़ने में मसरूफ था, जबकि सुलेमान मजीद खरीदारी के लिए मार्केट जा चुका था। इमरान ने अखबार को अचानक एक तरफ किया और सामने मौजूद मेज़ को इस अंदाज में देखने लगा जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश हो। ये अजीब मामला है कि हरीरा मकवैये दिमाग खाने से उल्टा यादाश्त गायब हो जाती है। मेरे लिए चाय का फ्लास्क बनाकर नहीं रखा। ओके, अब मैं देखता हूँ कि कैसे खाता है ये हरीरे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और एक बार फिर अखबार आंखों के सामने कर लिया। लेकिन उसी लम्हे पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। ये फ़ोन भी दुश्मन मुतालिया है। काश फ़ोन ईजाद करने वाला साथ ही कोई ऐसा सेंसर भी ईजाद कर जाता कि जब आदमी मुतालिया कर रहा हो तो कोई घंटी सिरे से बजती ही ना हो। इमरान ने ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन फ़ोन की घंटी मुसलसल बजे चली जा रही थी। आखिरकार इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीर फ़कीर पुरतकसीर बगैर चाय के दिलगीर हिचमदान बंदा नादान अली इमरान MSCDSC अक्सर मसरूफ़ मुतालिया अखबारात बोल रहा हूँ। इमरान की ज़ुबान रवां हो गई तो जाहिर है उसमें आसानी से फुल स्टॉप नहीं आ सकता था। मैं जूनियर बोल रहा हूँ। कारमन से आपकी खताबात की मुझे समझ नहीं आई। अलबत्ता डिग्रियाँ अभी तक वही हैं जो 50 साल पहले थी। दूसरी तरफ से हंसते हुए लहजे में कहा गया। अरे अरे, क्या कारमन में छोटों को बड़ों के सामने बोलने के आदाब नहीं सिखाए जाते? जूनियर होकर बोल रहे हो और वो भी तंज कर रहे हो कि मेरी डिग्रियां 50 साल पुरानी हैं। तुम्हें मालूम तो है कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्रियां ली हैं वो बेहद पुरानी है। और फिर ओल्ड इज गोल्ड वाला मुहावरा भी तुमने तो सुना होगा, और 50 साल तुमने वैसे ही मुहावरतन कह दिए होंगे। अभी तो तुम्हें इस दुनिया में आए 50 साल नहीं हुए, और मेरा क्या, मैं तो अब भी शाम को रोज़ाना दूध पीता हूँ। इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रवां हो गई। पिछली बार 2 घंटों की तवील बहस के बाद ये तय हो गया था कि मैं आपसे 1 मिनट 12 सेकंड बड़ा हूँ, तो क्या नाम जूनियर होने से बूढ़ा आदमी बच्चे के सामने जूनियर बन जाता है? दूसरी तरफ से जूनियर ने तरकी बतरकी जवाब देते हुए कहा, कमाल है, आज का दिन शायद यादाश्त गुम होने के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। पहले आगा सुलेमान पाशा की यादाश्त बावजूद तवील अरसा से रोज़ाना हरीरा मकवैये दिमाग खाने के गायब हो गई, और वो फ्लास्क में चाय भरकर मेरे सामने मेज़ पर रखे बगैर मार्केट चला गया। और मुझे मालूम है कि उसकी वापसी अब 4-5 घंटों से पहले नहीं हो सकती, और मुझे ये सारे घंटे चाय के बगैर गुजारने होंगे। और तुम्हारी यादाश्त भी आज से गायब होनी थी। शायद तुम भी आगा सुलेमान पाशा की तरह हरीरा मकवैये दिमाग खा रहे हो। हालांकि मुझे याद है कि फैसला ये हुआ था कि मैं तुमसे 1 मिनट 12.5 सेकंड बड़ा हूँ, लेकिन तुमने आधा मिनट भी गायब कर दिया, और बड़े छोटे का फ़र्क भी। इमरान की ज़ुबान मीरट की कैंची से भी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। चले, मैं छोटा ही सही, लेकिन अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो सुन ले, जूनियर ने इस बार जिच होने के अंदाज में कहा। उसे शायद मालूम था कि इमरान को खामोश कराना तकरीबन नामुमकिन है। छोटा भी मान रहे हो अपने आप को, और साथ ही बात भी करना चाहते हो। छोटे का काम बात करना नहीं होता, उस्ताद को डंडा उठा कर देना होता है। और बस इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। ओके, फिर बात होगी, जूनियर ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि जूनियर खुद ही दोबारा फ़ोन करेगा। जूनियर उसका दोस्त था, और पहले वो कारमन सीक्रेट सर्विस का सरफरुकन था, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से वो अब कारमन सीक्रेट सर्विस का चीफ बन गया था, और इमरान का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। 4 लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी, तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC अक्सर बोल रहा हूँ, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम और संजीदा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी, तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसका तो ख्याल था कि जूनियर की तरफ से कॉल होगी, लेकिन कॉल तो सर सुल्तान की तरफ से थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन बड़ा हसास है, इसकी घंटी का अंदाज़ बता देता है कि कोई बड़ा अफसर बात करना चाहता है, और जब मुझ जैसा कोई गरीब फ़ोन करे तो घंटी दूसरे अंदाज में बजती है। इमरान ने जवाब दिया, तो सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। अच्छा जवाब है, बहरहाल मैंने इसीलिए फ़ोन किया है कि कारमन से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक बेशुमार इंतहाई अहम मुआहदात में शामिल हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि यूरोप में हमारा सबसे अहम हलीफ कारमन है, और कारमन ने बेशुमार बार पाकिस्तान की खुलकर इमदाद की है। सर सुल्तान ने बोलना शुरू किया, तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो जो कि तवील अरसे से सर सुल्तान के साथ काम कर रहा था, इसलिए वो उनका मिजाज शनास था। इसीलिए उसे मालूम था कि सर सुल्तान इस अंदाज में क्यों बात कर रहे हैं। तो कारमन वालों ने आपसे खसूसी दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ उनके किसी मामले में मदद करे। इमरान ने कहा, क्या मतलब, क्या तुम्हें पहले से इस बारे में मालूम है? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे तो मामले का इल्म नहीं है, लेकिन आपने जिस खूबसूरत सफारती अंदाज में कारमन और पाकिस्तान के ताल्लुकात और दोस्ती की बातें ज़ोरों शोर से की, तो मैं समझ गया कि आप इस अंदाज में बातें क्यों कर रहे हैं। आपसे पहले कारमन सीक्रेट सर्विस के चीफ जूनियर, जो मेरा ज़ाती तौर पर दोस्त भी है, की कॉल आई थी, और उसने मेरी बातों से जिच होकर फ़ोन बंद कर दिया था। उसके फ़ोन का मतलब यही हो सकता था कि वो मुझसे इस टाइप की कोई बात करना चाहता था कि मैं सीक्रेट सर्विस की मदद करूँ, और ये भी हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की मदद चाहिए, और वो मेरे ज़रिए ये चीफ तक पहुंचाना चाहते हों। इसीलिए आपने जब कारमन के बारे में इस अंदाज में बात की, तो मैं समझ गया कि असल मसला क्या है। इमरान ने वजाहत से बात करते हुए कहा,
तुमने ठीक समझा है। कार्मेन की सेक्रेटरी हार्जा से मेरे ज़ाती तौर पर भी गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कार्मेन का एक साइंसदान जो कार्मेन में एटमी हथियारों के सिलसिले में इंतहाई अहम फार्मूले पर काम कर रहा था अगवा कर लिया गया है और कार्मेन की सीक्रेट सर्विस समेत तमाम एजेंसियां बावजूद शदीद कोशिश किए उसे ट्रेस नहीं कर सकी। उसकी बाजियाबी कार्मेन के लिए मौत जिंदगी का मसला बन गया है। मेरी तफसील पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्मेन अभी एटमी हथियारों के दौर में दाखिल नहीं हो सका, जबकि उसका हमसाया और उसका दुश्मन नंबर 1 पोलैंड एटमी हथियार बना चुका है और फिर इसे इस मामले में क्रीमिया और इसराइल की मदद हासिल है, क्योंकि इसराइल और दुनिया भर के यहूदी कार्मेन से खुदा वास्ते की दुश्मनी रखते हैं। वो कार्मेन और उसके शहरियों को बिल्कुल इसी तरह अपना दुश्मन समझते हैं जिस तरह वो मुसलमानों को समझते हैं, क्योंकि कार्मेन के साबका दौर के डिक्टेटर ने यहूदियों का कत्ले आम किया था। इसीलिए इसराइल की कोशिश है कि कार्मेन को किसी सूरत खत्म किया जा सके और इसके लिए क्रीमिया भी उसकी पुश्तपनाही करता है, क्योंकि कार्मेन की तरक्की से वो लोग हाइफ हैं। कार्मेन का ये साइंसदान जिसका नाम हेराल्ड बताया गया है ऐसी रेस पर काम कर रहा था जिन्हें अगर मुल्क में फैला दिया जाए तो वो बलाई फ़िज़ा में सालों अपना वजूद कायम रखती हैं और जब तक उसका वजूद कायम रहता है इस एरिया में ताबकारी ज़ीरो हो जाती है। तुम समझ गए हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सर सुल्तान ने तफसील से बात करते हुए कहा। ये तो वाकई बेहद कारामद रेस है। इसका मतलब है कि जहाँ ये रेस फैली होंगी वहाँ एटमी हथियार बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इन एटमी हथियारों से खौफनाक ताबकारी फैलती है जो हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। और अगर ताबकारी ज़ीरो हो जाए तो एटमी हथियार तो बच्चों के खिलौने बनकर रह जाएंगे। इमरान ने कहा, हाँ तुम दुरुस्त समझे हो। हेराल्ड इस पर काम कर रहा था और 90% कामयाब हो चुका था। शायद इस फार्मूले के बारे में इत्तला किसी तरह इसराइल या क्रीमिया तक पहुंच गई और उन्होंने हेराल्ड को अगवा कर लिया। सर सुल्तान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो उससे हलाक कर चुके हों। इमरान ने कहा, मैंने भी यही सवाल किया था तो उन्होंने बताया कि हिफाजती इंतजामात के सिलसिले में हेराल्ड के जिस्म के अंदर एक खसूसी क्वेश्चन लगाया गया था और जब तक हेराल्ड जिंदा है और चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये क्वेश्चन उसके बारे में सैटेलाइट के जरिए क्वेश्चन देता रहेगा और ये क्वेश्चन इस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक हेराल्ड जिंदा रहेगा। और चूंकि ये क्वेश्चन मुसलसल वर्क कर रहा है इसका मतलब है कि वो जिंदा है। सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, कमाल है, कार्मेन तो साइंस में बहुत आगे है, लेकिन क्या ये क्वेश्चंस ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ है। इमरान ने कहा, बिल्कुल यही सवाल मेरे जहन में भी उभरा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि ये क्वेश्चन शमाली बहरे ओकियानूस में कहीं मौजूद है, लेकिन ये कहाँ है ये तयन नहीं हो सका। और शुमाली बहरे ओकियानूस ऐसा इलाका है कि उसकी एक साइड पर यूरोप, उसके नीचे बरआज़म अफ्रीका और दूसरी तरफ शुमाली क्रीमिया और ब्राज़ील हैं। अब क्या कहा जा सकता है कि साइंसदान कहाँ होगा, सर सुल्तान ने कहा। तो अब कार्मेन हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विसेज साइंसदान हेराल्ड को ट्रेस करके उसे वापस कार्मेन पहुंचाए। इमरान ने कहा, हाँ उन्होंने यही दरख्वास्त की है। सर सुल्तान ने जवाब दिया, लेकिन इस काम पर सीक्रेट सर्विस को कैसे भिजवाया जा सकता है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किराए की एजेंसी तो नहीं कि कोई भी चाहे तो किराया अदा करके उसे हायर कर ले, ये काम उन्हें खुद करना चाहिए। इमरान ने कहा, उन्होंने वादा किया है कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इमदाद करेगी तो इस फार्मूले की एक कॉपी पाकिस्तान को भी तोहफे के तौर पर दे दी जाएगी ताकि पाकिस्तान इसे अपने आप को काफिरिस्तान के एटमी हमले से हमेशा के लिए महफूज रख सके। सर सुल्तान ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओ वाकई ये बात मेरे जहन में भी नहीं आई थी, फिर तो वाकई पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तसीर हो जाएगा। ओके, अब तो चीफ से दरख्वास्त करना ही पड़ेगी। इमरान ने कहा, मेरी तरफ से भी दरख्वास्त कर देना। अल्लाह हाफिज़, सर सुल्तान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि सर सुल्तान को तो इल्म है कि चीफ कौन है, लेकिन वो दानिस्ता सी बात करते हैं जैसे वो ये भी ना जानते होंगे कि चीफ कौन है। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अल इमरान MSCDSC अक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने एक बार फिर संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा, शुक्र है आपकी कॉल तो ख़त्म हुई। मैं तो फ़ोन कर करके थक गया था और मुझे यकीन था कि जिस बेचारे को आपने फ़ोन किया होगा वो फ़ोन पकड़ने की बजाय सर पकड़े आपकी मुसलसल होने वाली बातें सुन रहा होगा। दूसरी तरफ से जूनियर की आवाज़ सुनाई दी, अरे अरे, ना सलाम ना दुआ ना तारुफ ना कोई इत्तला, अरे पता तो चले कि कौन साहब बोल रहे हैं और वाकई साहब बोल रहे हैं या कोई और है पसे पर्दा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब आपसे भी तारुफ कराना पड़ेगा। जूनियर ने रो देने वाले लहजे में कहा, अच्छा सा नाम रख लो तो तारुफ कराते हुए कम अज़ कम शर्मिंदा तो नहीं होगे। अब तुम जिसको जूनियर कहते हो वही कोई ना कोई काम बता देता होगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब मेरी नौकरी दाव पर लगी हुई है। अचानक जूनियर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, नौकरी क्या मतलब, क्या कार्मेन सीक्रेट सर्विस छोड़कर तुमने कहीं और नौकरी कर ली है, क्या लग गए हो क्लर्क या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से जूनियर बेइख्तियार हंस पड़ा, जो मर्जी समझ लें लेकिन कार्मेन में इसे नौकरी ही कहा जाता है और नौकरी ही समझा जाता है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ की बात और है और कार्मेन सीक्रेट सर्विस के चीफ की और। जूनियर ने जवाब देते हुए कहा, तो अब डॉक्टर हेराल्ड को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ट्रेस करो और तुम्हारी नौकरी ही करते रहोगे। इमरान ने कहा तो उसे दूसरी तरफ से बेइख्तियार लंबे लंबे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। आप नजूमी हैं या गैब का इल्म जानते हैं, क्या हैं आप। जूनियर के लहजे में बेहद हैरत थी।
ना मैं नजूमी हूँ और ना ही गैब का इल्म जानता हूँ। तुम्हारे सेक्रेटरी हारजा ने सर सुल्तान को फ़ोन करके सारी तफसील बताई और दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ की मिन्नत की जाए। सर सुल्तान ने मुझे फ़ोन किया कि मैं चीफ से बात बल्कि दरख्वास्त करूं, क्योंकि कार्बन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त था और जिस फ़ोन के बारे में तुम कह रहे हो कि देर तक बात होती रही, वो सर सुल्तान का ही फ़ोन था। वो इस बारे में तफसील बता रहे थे। इमरान ने कहा, इमरान साहब, हमारी हुकूमत इस मामले में बेहद टिची हो रही है, क्योंकि पोलैंड एटमी हथियारों का हामिल मुल्क है और जिस तरह काफिरिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव पर मबनी ताल्लुकात रहते हैं, इस तरह कार्बन और पोलैंड के दरमियान रहते हैं। इसलिए अगर पोलैंड ने किसी भी लम्हे कार्बन पर एटमी हमला कर दिया तो कार्बन मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर हेराल का ये फार्मूला कार्बन के लिए मौत जिंदगी का मसला बन चुका है। जूनियर ने तफसील से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान और काफिरिस्तान के दरमियान जंग अब इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ममालिक एटमी हथियार रखते हैं और हमलावर को भी मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे साइंसदान बेहद काबिल अफराद हैं, तो कार्बन एटमी हथियारों पर काम क्यों नहीं करता? इस तरह ताकत का तवाज़न बराबर हो जाएगा। इमरान ने कहा, हमारे मुल्क के एक सदर ने आज से 5 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके तहत कार्बन आइंदा 20 सालों तक पाबंद होगा कि एटमी दौर में शामिल नहीं होगा। कार्बन को बताया गया था कि पोलैंड भी इस पर दस्तखत कर चुका है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पोलैंड ने वादा तो किया था, लेकिन फिर उसने ये कहकर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था कि इसके बारे में पार्लियामेंट फैसला करेगी और बाद में पार्लियामेंट ने मुआहदे पर दस्तखत न करने का फैसला किया और ये फैसला आज भी कायम है। अब कार्बन तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत आइंदा मजीद 15 साल तक एटमी हथियार तैयार ही नहीं कर सकता, जबकि पोलैंड एटमी ताकत बन चुका है। इसलिए डॉक्टर हेराल ने ताबकारी के असरात के खात्मे का प्लान सोचा, लेकिन उन्हें अगवा कर लिया गया है। जूनियर ने पूरी तफसील से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारी मुश्किल समझ गया हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि डॉक्टर हेराल के जिस्म में एक खास क्वेश्चन मौजूद है जो किसी सैटेलाइट के जरिए इस वक्त तक क्वेश्चन देता रहता है जब तक डॉक्टर हेराल जिंदा है, और ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। और इतना बताया गया है कि चेकिंग पर सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि ये क्वेश्चन शमाली बहरे ओकियानूस में कहीं मौजूद है। अलबत्ता आप लोग अगर इस साइंसदान का टारगेट फिक्स नहीं कर सके। इमरान ने कहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की है लेकिन हम वो टारगेट फिक्स करने में नाकाम रहे हैं। जूनियर ने जवाब दिया, लेकिन तुम लोगों ने इस मिशन पर काम करने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का इंतखाब क्यों किया है? तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किराए की फौज है या वो फालतू और बेकार बैठी हुई है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो किराए की फौज नहीं है। अलबत्ता उनका लीडर जिसका नाम अली इमरान MSCDSC आक्सन है, ये ज़रूर किराए पर काम करता है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ उसे किराए पर हासिल करता है, तो कार्बन हुकूमत किराए पर हासिल नहीं कर सकती। जूनियर ने इमरान की बात का बुरा बनाए बगैर तरकी बतरकी जवाब देते हुए कहा, उसे दरअसल इमरान के मिजाज का बाहुबे इल्म था। चलो ये बात तो तय हो गई कि कार्बन हुकूमत सिर्फ बेचारे अली इमरान को ही कुर्बानी का बकरा समझती है, लेकिन ये बताओ कि तुम जो सीक्रेट सर्विस के चीफ हो, तुमने खुद कामयाबी हासिल क्यों नहीं की? ये तो किसी सीक्रेट सर्विस के चीफ के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है कि वो अपने बजाय दूसरों से काम कराती रहे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो आपने ही एक बार पाकिस्तानी जुबान का मुहावरा बताया था जो मुझे आज तक याद है कि जब बाजार से दूध मिल सकता है तो घर में गाय कौन बांधे। जूनियर ने कहा तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुमने बहरहाल इस पर काम तो किया होगा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये अगवा किसने किया होगा, पोलैंड ने या किसी और मुल्क? और डॉक्टर हेराल इस वक्त कहाँ मौजूद होंगे? इमरान ने इस पर संजीदा लहजे में कहा, हाँ, जो शवाहिद मिले हैं उनके मुताबिक डॉक्टर हेराल के अगवा में एक यहूदी तंजीम मोरगो मुलविस है। मोरगो यहूदियों की नस्ल परस्त तंजीम है और यहूदियों के दुश्मन के हाथ में और यहूदियों की ताकतवर के लिए काम करती रहती हैं, लेकिन इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी। जहाँ तक टारगेट फिक्स करने का ताल्लुक है तो हमारे साइंसदानों ने इस पर भी बेहद मगजमारी की है। उनका ख्याल है कि ये क्वेश्चन इस वक्त शमाली बहरी ओकियानूस के जजीरे प्राइड पर मौजूद है, लेकिन हमने पूरे प्राइड जजीरे को छान मारा है। ये जजीरा माहिरगिरों के कब्जे में है और कांडा की मारूफ बंदरगाह नागलैंड से करीब है। इस जजीरे पर कब्जा भी कांडा का ही है, लेकिन वहाँ कोई लेबॉर्ट्री या रहायशी इमारत नहीं है। वहाँ माहिरगिरों का कब्जा भी इस अंदाज में है कि मछली के शिकार पर आते जाते हुए वो चंद घंटों के लिए यहाँ रुकते हैं, क्योंकि पूरे जजीरे पर पीने के काबिल मीठा पानी नहीं है और न ही यहाँ बारिशें होती हैं, इसलिए यहाँ सवाए झाड़ियों के दरख्त भी नहीं है। जूनियर ने जवाब देते हुए कहा, फाइल तो तुम्हारे पास मौजूद होगी। इमरान ने कहा, हाँ, तो फिर मैं समझ लूँ कि आप और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। जूनियर ने मुसरत भरे लहजे में कहा, मैं कोई वादा नहीं कर सकता, अलबत्ता चीफ को सिफारिश कर सकता हूँ। मुझे सर सुल्तान ने भी कहा है कि उनकी तरफ से भी दरख्वास्त कर दी जाए और चीफ सर सुल्तान की बेहद कदर करते हैं, लेकिन सर सुल्तान ने ये बताया है कि कार्बन हुकूमत ने वादा किया है कि डॉक्टर हेराल के फार्मूले की एक कॉपी तोहफे के तौर पर पाकिस्तान को दे दी जाएगी। क्या ऐसा ही होगा? इमरान ने कहा, हाँ, ये बात भी मैंने हुकूमत से की थी और मेरा वादा कि फ़ाइल के साथ ही फार्मूले की कॉपी भी पहले भिजवा दूंगा। जूनियर ने कहा, ओके, राना हाउस का पता लिख लो, फाइल और फार्मूला वहाँ जोसेफ को भिजवा देना। इमरान ने कहा, ओके, लिखवाएं एड्रेस। जूनियर ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर इमरान ने राना हाउस का एड्रेस लिखवा दिया। ये स्पेशल कोरियर सर्विस के जरिए कल सुबह पाकिस्तान पहुँच जाएगा। गुड बाय, जूनियर ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया।
तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके जहन में ये बात थी कि वो इस फार्मूले का सरदावर के जरिए तफसीली तज्जिया कराएगा। अगर वाकई इस फार्मूले के जरिए एटमी हमले को बेकार किया जा सकता होगा तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम फार्मूला होगा और फिर डॉक्टर हेराल की वापसी पर काम किया जाएगा, वरना मासरत कर ली जाएगी। इसीलिए रिसीवर रखकर उसने एक बार फिर अखबार उठाया और उस पर नजरें जमा दी। मार्गो यहूदियों की खुफिया तंजीम थी जिसका दायरा कार यूरोप और क्रीमिया तक महदूद था। ये तंजीम अफरादी कुव्वत के लिहाज से खासी मुख्तसर थी, लेकिन इसमें शामिल हर फर्द उसके लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। मार्गो में शामिल अफराद को मॉर्गन कहा जाता था और हर मॉर्गन आला तालीम याफ्ता बेहतरीन तरबियत याफ्ता था। उसमें औरतों की तादाद मर्दों से कदरे ज़्यादा थी। उसके 4 सेक्शन थे और हर सेक्शन के तहत मुख्तलिफ ममालिक आते थे। सेक्शन हेडक्वार्टर को सुपर सेक्शन या डबल एस कहा जाता था। किसी को ये मालूम नहीं था कि मॉर्गन का हेडक्वार्टर कहाँ है और कौन उसका सरबराह है। अलबत्ता सरबराह को सब चीफ मॉर्गन कहते थे और उसकी आवाज़ तमाम मॉर्गन्स के लिए मुकद्दस समझी जाती थी। मॉर्गन का टास्क तमाम यूरोप और क्रीमिया में ऐसे बासर सहाफ़ियों, ताजरों, सियासतदानों, आला हुकाम और खसूसन फ़ौज के आला अफसरान को ट्रेस करना था जो यहूदियों से नफरत करते थे और दुनिया पर यहूदी गलबा और यहूदी सल्तनत के क़याम के खिलाफ ख़यालात के हामिल थे या उसका प्रोपेगेंडा करते थे। मॉर्गन ऐसे लोगों के बारे में जब अपने सेक्शन को मुसलसल रिपोर्टें भिजवाते रहते थे और जब सेक्शन हेडक्वार्टर से इस आदमी की हलाकत का हुक्म आ जाता तो उसे ऐसी प्लानिंग के साथ हलाक किया जाता कि उसकी मौत को तबाही या इत्तेफाकिया हादसा समझा जाता था और कभी किसी को शक ना पड़ता था कि उसकी मौत गैर कुदरती है। इसके साथ साथ मॉर्गन अपने अपने हल्के असर में ऐसे अफराद को जो किसी न किसी लिहाज से बाअसर होते और यहूदियों के लिए कोई ना कोई मुफीद काम कर सकते हों को ट्रेस करते रहते थे और उनके बारे में रिपोर्टें भिजवाते रहते थे। और जब सेक्शन हेडक्वार्टर से इस आदमी के बारे में कोई हिदायत मिलती तो उस पर ऐसी प्लानिंग के साथ अमल किया जाता था कि किसी को कानो कान खबर न होने दी जाती थी। मॉर्गो का एक सेक्शन ऐसा था जिसे स्पेशल सेक्शन कहा जाता था। इस सेक्शन का दायरा कार मखसूस ना था। ये स्टार मॉर्गन कहलाते थे और उनका काम किसी भी खसूसी टास्क पर काम करना होता था और इस टास्क के लिए वो अपने इलाके के मॉर्गन से भी मदद ले लिया करते थे, लेकिन आमतौर पर वो अपना काम खुद ही निपटाते थे। स्पेशल सेक्शन में दुनिया भर से ऐसे अफराद का इंतखाब किया जाता था जो मजहबी तौर पर कट्टर यहूदी और इंतहाई मुतसिब जहन के मालिक होते थे। इसके साथ साथ बेहतरीन तरबियत याफ्ता और इंतहाई जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल जानते हों। स्टार मॉर्गन को वो टास्क दिया जाता था जिसे आम मॉर्गन से हटकर मुंतहिब किया जाता था। स्पेशल सेक्शन का हेडक्वार्टर जनूबी बहरे ओकेनूस के मारूफ जजीरे ट्रांडा में था। ट्रांडा ऐसा जजीरा था जिसका मौसम पूरा साल इंतहाई खुशगवार रहता था। यही वजह थी कि इस जजीरे पर सारा साल ही दुनिया भर के सियाहों की आमदोरफ्त का तांता बंदा रहता था। ये जजीरा खासा बड़ा था। यहाँ हर तरफ जुएखानों, होटलों और रेस्टोरेंटों का एक जाल सा बिखरा हुआ था। यहाँ रहायशी कॉलोनियाँ काम थी, अलबत्ता गेस्ट हाउसेज लातादाद थे। सड़कें खुली और वसीं थी। यहाँ सरकारी तौर पर जनूबी क्रीमिया के मुल्क बारकेल का कब्जा था, लेकिन यहाँ की पुलिस और इंतजामिया ट्रैफिक कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ और सियाहों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती थी। इसके अलावा बाकी कोई पूछगिछ यहाँ आने वालों से नहीं होती थी। आने वालों की मर्जी जो चाहे करते फिरें, सिर्फ दूसरे पर जबर नहीं किया जा सकता था। रजामंदी से किया जाने वाला हर काम जिसका शायद बाकी दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, यहाँ जायज़ था। ट्रांडा का 1/4 हिस्सा कदीम दौर के जंगलात पर मुश्तमिल था। इन जंगलात को बाकायदा महफूज किया गया था ताकि सयाह यहाँ आकर कदीम तरीन जंगलात के बारे में अपनी आंखों से तमाम मनाजिर देख सकें। और पूरे हिस्से जिसे डार्क ट्रांडा कहा जाता था में कोई सड़क ना थी। छोटे छोटे लकड़ी के कैबिन दरख्तों पर बने हुए थे जिनमें स्याह आकर रहते थे और जंगल की जिंदगी से लुत्फानंदोज होते थे। यहाँ होनहार दरिंदे तो नहीं थे, लेकिन जंगल में रहने वाले छोटे और बेज़रर जानवरों की खासी कसरत थी। इस तरह परिंदों की भी खासी तादाद थी। अलबत्ता शहर की तरफ से इस जंगल पर सरहद पर लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े चांद मकानात ज़रूर थे और ये मकानात दुनिया के अमीर तरीन लोगों की मलकियत थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन सोने के कान से भी ज़्यादा महंगी थी। ऐसे ही एक मकान में मॉर्गो के स्पेशल सेक्शन का हेडक्वार्टर था। उसके एक कमरे में जिसे बड़े खूबसूरत अंदाज में ऑफिस के तौर पर सजाया गया था। बड़ी सी मेज़ के पीछे एक लंबे कादर दुबले पतले जिस्म का मालिक ढेर उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा उसके जिस्म की निस्बत ज़्यादा चौड़ा था। आंखों में सख्ती और सफाकी जाहिर हो रही थी। चेहरे की जिल्द इस कदर सख्त थी कि जैसे गोश्त की बजाय किसी पत्थर को काटकर चेहरा बनाया गया हो। ये मॉर्गो के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन लॉर्ड कार्लस था, जो बज़ाहिर शिपिंग कंपनी और बहरी जहाज़ों के एक बड़े बेड़े का मालिक था। और लॉर्ड कार्लस कंपनी, जिसके बहरी जहाज़ पूरी दुनिया में फैले हुए समंदरों में नजर आते थे, इस कंपनी का हेड ऑफिस वेलिंगटन में था। लेकिन लॉर्ड कार्लस वहाँ बहुत कम जाता था। बस यहाँ रहकर वो दरे पर्दा स्पेशल सेक्शन को चलाता था। इस वक्त लॉर्ड कार्लस अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुतालिया में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की मतन्नम घंटी बाज उठी तो लॉर्ड कार्लस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड कार्लस ने मखसूस अंदाज में कहा। जेम्स की कॉल है। बारकेल से दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, लॉर्ड कार्लस ने कहा। सर, मैं जेम्स बोल रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर हेराल भी हैं। क्या हमें इजाज़त है कि हम ट्रांडा पहुँचकर आपकी खिदमत में हाजिर हों? दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लॉर्ड कार्लस का लहजा सख्त हो गया था।
डॉक्टर हेराल का कहना था कि वो इस शर्त पर काम करने के लिए तैयार है कि उसकी मुलाकात लॉर्ड कार्लस से कराई जाए, वरना नहीं। और सर, जिस मामले में आपकी खिदमत दरकार है उसमें ज़बरदस्ती उससे काम नहीं लिया जा सकता, जेम्स ने मुदबाना लहजे में तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है, उसके जहन में क्या है और मेरे बारे में उसे किसने बताया है? लॉर्ड कार्लस ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो आपको बहुत पहले से जानता है, उसने तावन के लिए यही शर्त रखी थी। उसे ये भी मालूम था कि आप मॉर्गो के स्पेशल सेक्शन के चीफ हैं। अब आप जैसे हुक्म करें, जेम्स ने मुदबाना लहजे में कहा। उसे कहाँ काम करना है? लॉर्ड कार्लस ने पूछा। रॉडी लेबॉर्ट्री में, जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, लेकर आओ उसे, लॉर्ड कार्लस ने कहा और रिसीवर रखकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। ये सर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ये उसका ऑफिस सेक्रेटरी था। जेम्स के साथ एक और नजाद आदमी आ रहा है, इन दोनों को मेरे ऑफिस भिजवा देना, लॉर्ड कार्लस ने कहा। ये सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो लॉर्ड कार्लस ने रिसीवर रख दिया। ये आदमी मेरे बारे में जानता है, कैसे जानता है और क्यों मुझसे मिलना चाहता है? लॉर्ड कार्लस ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही उसके जहन में मौजूद एक ख्याल आया कि इस आदमी के बारे में रिपोर्टें मौजूद होंगी। तभी मॉर्गो ने इसे काम करने के लिए मुंतखब किया है। इसे इस आदमी के आने से पहले ये रिपोर्टें देख लेनी चाहिए। चुनांचे उसने एक बार फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 3 बटन प्रेस कर दिए। यस सर, उसके ऑफिस सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर हेराल की फाइल मेरे ऑफिस भिजवा दो, लॉर्ड कार्लस ने कहा और रिसीवर रख दिया।